गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम राजनीति विज्ञान के जो अध्याय तीसरा है यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन चर्चा कर रहे थे कि भारत की संघीय जो व्यवस्था है उसके आधारभूत तत्व, कि भारत के अंदर जो संविधान है उसके अंदर संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके बारे में अपन ने कल चर्चा की थी कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। इन तत्वों के अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि शासन जो शक्तियों का जो विभाजन है स्पष्ट तौर से किया गया है। शासन जो शक्तियां हैं उनका जो विभाजन है स्पष्ट तौर पर किया गया है 3 सूचियों के माध्यम से। जो हमारी अनुसूची जो 7वें नंबर की जो अनुसूची है, टोटल अनुसूचियों की अपन ने कल चर्चा की थी कि 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें से 7वीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, जिसके अंदर 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके बारे में अपन ने कल चर्चा की। फिर जो संघीय भारत के संविधान के अंदर जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है उसका अगला बिंदु आता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जो न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिससे कई बार क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों जो सरकारें इनके मध्य कुछ विवाद पैदा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। इसी कारण से भारतीय संविधान के अंतर्गत निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी। इसी के साथ में यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है। चाहे संघ है चाहे राज्य है, उनकी शासन व्यवस्था का जो संचालन है संविधान के अनुरूप होगा। फिर यहाँ पर हमारे संघीय व्यवस्था होते हुए भी हमने एकल नागरिकता को अपनाया है हमारे संविधान के अंदर, जबकि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, परंतु हमारे यहाँ पर केवल एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है, जिसके अंतर्गत जो केवल और केवल भारतीय ही नागरिकता प्राप्त है। भारतीयों को भारतीयता की नागरिकता प्राप्त है। राज्यों को अलग से कोई नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र और राज्यों के लिए एक ही नागरिकता है, जबकि अमेरिका जैसे देश के अंदर देश की अलग नागरिकता है और उसकी जो विभिन्न इकाइयां हैं या जो राज्य हैं, जो छोटी इकाइयां हैं, उनको अपनी अलग नागरिकता प्राप्त होती है। इस प्रकार से वहाँ पे दोहरी नागरिकता का रूप देखा जाता है, केंद्र की प्लस राज्यों की। हमारे यहाँ पे पूरे देश की एक ही नागरिकता है। और अगली जो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत हमने जो चर्चा की थी वो थी केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का जो सदन है, राज्यसभा, इसकी व्यवस्था की गई है हमारे संविधान के अंदर कि राज्यों का जो प्रतिनिधित्व जो सदन रखा गया है, जो केंद्र के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा, उसकी जो व्यवस्था की गई है उसके लिए हमारे जो सदन की जो व्यवस्था है वो है राज्यसभा। हमारे संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा। लोकसभा है वो जनता का जो सदन है, परंतु राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। ये भी एक संघीय व्यवस्था की ओर इशारा करता है। और इसी प्रकार से राज्यपाल का पद ये भी केंद्र की ओर इशारा करता है, जिसके अंतर्गत ये भी एक संघीय व्यवस्था के अंदर अपनाया गया है कि केंद्र जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, जिसके अंदर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और एकात्मक प्रभुत्व यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। और इसके बाद में हमारे यहाँ पर हमने स्पष्ट तौर पे हमारे सामने ये बात निकल करके आई कि जो हमारा संविधान के अंदर जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, इसके अंदर हमने संघीय व्यवस्था के जो मूल तत्व हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। परंतु हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था को अपनाया तो गया है, परंतु पूर्ण रूपेण संघीय व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारे संविधान के अंतर्गत एकात्मक लक्षण भी दिखाई देते हैं। एकात्मक लक्षण हमारे संविधान के अंदर व्यवस्था बिल्कुल संघीय को अपनाया गया है, परंतु संघीय पूर्ण रूपेण संघीय न होने के कारण हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसे लक्षण या ऐसी विशेषताएं भी निकल करके आती हैं
जो हमारे को एकात्मक की ओर इशारा करती हैं। वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जैसे पहली है एक संविधान। क्या विशेषता है? एक संविधान। एक संविधान जैसे चाहे केंद्र है चाहे राज्य है, दोनों की जो सरकारें हैं, उन दोनों सरकारों की जो शासन व्यवस्था का जो संचालन है हमारे एक ही संविधान है उसके अनुरूप संचालित किया जाएगा, चाहे केंद्र है चाहे राज्य है। जबकि अमेरिका जैसे देश के अंदर वहां पे पूरे देश के लिए जो केंद्र है, केंद्र सरकारों का अपना संविधान होता है, राज्य सरकारों का अपना संविधान होता है। उस संविधान के द्वारा वो अपनी शासन व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। जबकि हमारे यहाँ पर चाहे केंद्र है चाहे राज्य सरकार है, उनके लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा केंद्र एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था। चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, दोनों के लिए संविधान एक ही है। दोनों की शासन व्यवस्था का संचालन एक ही संविधान के द्वारा होगा। जबकि अमेरिका के अंदर भी संघीय व्यवस्था है, भारत में भी संघीय व्यवस्था को ही अपनाया गया है, परंतु भारत के अंदर एक संविधान है जबकि अमेरिका के अंदर राज्यों का अपना संविधान है और जो केंद्र है उसका अपना संविधान है। दोनों सरकारें अपने अपने अनुसार शासन का संचालन करती हैं। दूसरी जो हमारे यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था को अपनाते हुए हम एकात्मक लक्षण की ओर इशारा करता है, जो दूसरी विशेषता हमारे सामने निकल करके आती है वो है अवशिष्ट शक्ति। तो अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं इनका जो अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों का जो उल्लेख है अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट जो शक्तियां हैं अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं। सबसे पहले बात यह आती है हमारे सामने की अवशिष्ट शक्तियां होती क्या है? अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं, हमारे संविधान के अंतर्गत 3 सूचियों की व्यवस्था की है। कितनी सूचियों की व्यवस्था की है? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों के अंतर्गत जो विषय दिए गए उन विषयों से हट करके कोई नया विषय आ गया, उस नए इन तीनों सूचियों में उन विषयों का उल्लेख नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो नया विषय निकल करके आया है उस विषय को जो नाम दिया गया उसको कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्ति। जिसका तीनों सूचियों में ही उल्लेख नहीं है तो उस विषय को हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्ति। उस अवशिष्ट शक्ति के बारे में जो शक्तियां प्रदान की गई हैं न तो राज्य सरकारों को प्रदान की गई है, इसके अंतर्गत पूरी की पूरी शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं? केंद्र सरकार की। उस विषय के ऊपर जो निर्णय लेने की जो शक्ति है किसके अधीन रखी गई है? केंद्र सरकार के अधीन रखी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी केंद्र सरकार हमारे को मजबूत बनती हुई दिखाई पड़ती है राज्यों की अपेक्षा। तो इस कारण से यहाँ पर भी एकात्मक की ओर इशारा करता है कि यहाँ पे राज्यों को अपनी शासन व्यवस्था तो प्रदान की गई है, परंतु शक्ति के तौर पे जो हमारे संविधान के अंदर क्या है, केंद्र को मजबूत बनाया गया है। जैसे राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगा, समवर्ती सूची के अंदर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाएंगे।
परंतु अवशिष्ट शक्ति के वो विषय जो तीनों सूचियों के अंदर ही उल्लेखित नहीं है, उन विषयों के ऊपर कौन कानून बनाएगा? केंद्र कानून बनाएगा। उसके अंदर इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियों के मामले में भी कौन मजबूत है? केंद्र मजबूत है। अब बात आती है अगली, जो हमारे संविधान के अंदर जो संघीय व्यवस्था होते हैं भी हमने हमारे संविधान के अंतर्गत एकात्मक जो लक्षण दिखाई देता है। अगला बिंदु आता है हमारे कि संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान की सर्वोच्चता से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे केंद्र में और राज्य सरकारों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारें भी उसी संविधान के अनुसार अपनी शासन व्यवस्थाएं संचालित करेंगी, अपनी सरकारों का संचालन करेंगी, और केंद्र भी उसी संविधान के अनुसार अपनी जो सरकारें हैं, जो व्यवस्था है, उनका संचालन करेंगे। परंतु बात आती है कई बार परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है कि हमारे को संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ता है। इस संशोधन के अंतर्गत हमारे यहाँ पर केंद्र को मजबूत बनाया गया है। मजबूत किस प्रकार से बनाया गया है केंद्र को? कि हमारे संविधान के अंदर जो संशोधन करने का जो पावर है, जो शक्ति है, वो ज्यादा मजबूत किसकी ओर इशारा करती है? केंद्र की ओर करती है। बहुत से ऐसे जो संविधान संशोधन के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिसके अंतर्गत है कि जो हमारा केंद्र है वो मजबूत है, कि जैसे संसद है वो साधारण बहुमत से क्या कर देती है? हमारे संविधान के अंदर संशोधन करती है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके अंदर साधारण से विवाद है, जिनके अंतर्गत हमारे के जो आधे राज्यों की जरूरत पड़ती है। तो इस कारण से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संविधान के अंदर यदि परिवर्तन करने की बात आती है या संशोधन करने की बात आती है, उस दौरान भी यहाँ पर केंद्र को मजबूत बनाया गया है, जबकि राज्यों को कमजोर किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केंद्र को संविधान संशोधन के अंतर्गत केंद्र को जो मजबूत बनाया गया है, इस कारण से ये भी किसकी ओर इशारा कर रहा है? एकात्मक लक्षण की ओर हमारे यहाँ पर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं संविधान संशोधन में भी केंद्र सरकार की श्रेष्ठता। संविधान संशोधन में भी केंद्र सरकार की श्रेष्ठता। तो इस प्रकार से ये भी हमारे को एकात्मक की ओर इशारा करने वाली जो विशेषता है प्रतीत होती हुई दिखाई पड़ती है, जबकि यहाँ पे हमारे संघीय सरकार को अपनाया गया है। चौथी जो हमारे भारतीय की जो संघीय व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक की ओर इशारा करती हुई जो चौथी हमारे सामने जो विशेषता निकल करके आती है, वो है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। जो शक्तियों के विभाजन की हमने जो चर्चा की है कि शक्तियों का जो हमारे यहाँ पर विभाजन किया गया है, बंटवारा किया गया है जो शक्तियों का, वो भी क्या है? केंद्र के पक्ष में किया गया है। किसके पक्ष में? केंद्र के पक्ष में किया गया है, और जबकि जो राज्य सरकारें इनको यहाँ पर कमजोर बनाया गया है। राज्य सरकारों को कोई विशेष जो विषय हैं वो नहीं प्रदान किए गए। जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो विषय किसको सौंपे गए? केंद्र को सौंपे गए। और ये जो विषय सौंपने वाली जो शक्तियों का जो बंटवारा करने वाली बात आती है, तो हमारे सामने 3 सूचियों की व्यवस्था की गई है। कितनी सूचियों की? 3। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची।
जो इन सूचियों के अंदर जो विषय है, जैसे संघ सूची में विषयों की संख्या है 96, इसी प्रकार से राज्य सूची के अंदर जो पहले जो विषय थे वो उनकी संख्या थी 66, परंतु वर्तमान में उनमें से 5 विषयों को हटा करके और इनकी संख्या रह गई अब 61, और इन 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर ये कौन सी सूची में जोड़ दिया गया है? समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची के अंदर पहले विषय थे 47, अब 5 जोड़ दिए गए तो बढ़ करके हो गए 52। तो इस प्रकार से ये विषयों की संख्या है। जो मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट विषय थे, जो पावरफुल जो विषय थे, शक्तिशाली जो विषय थे, वो किसको सौंप दिए गए हैं? इधर संघ सूची के अंदर केंद्र सरकार को। उनके ऊपर केंद्र सरकार क्या कर सकती है? निर्णय ले सकती है, उनके ऊपर संशोधन कर सकती है, विचार विमर्श कर सकती है। उनके ऊपर पूरी शक्तियां किसको है? केंद्र सरकार को है। जबकि राज्य सूची के अंदर जो इतने पावरफुल विषय नहीं रखे गए, केवल इनके अंदर विषयों की संख्या 61 है, और जो केवल राज्य की व्यवस्था से संबंधित हैं, जो विशेष महत्वपूर्ण विषय नहीं है। जबकि समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय हैं, तो समवर्ती सूची के अंदर भी वो विषय आते हैं जिसमें राज्य और जो केंद्र है दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। परंतु इसके अंदर फिर भी किसको मजबूत बनाया गया है? समवर्ती सूची में केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया है। कोई बात है, कोई ऐसा कोई मुद्दा है जिसके अंतर्गत दोनों के मध्य राज्य और समवर्ती सूची के अंदर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के मध्य कोई निर्णय आता है, तो उसके अंदर अंतिम निर्णय राज्य सरकार का नहीं लिया जा करके या राज्यों का न हो करके या राज्य सरकारों का नहीं मान करके यहाँ पर केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी जाती है या सर्वोच्चता दी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो भी किसके पक्ष में किया गया है? केंद्र सरकार के पक्ष में किया गया है। अब बात आती है हमारे कि संघीय व्यवस्था होने के परिणाम स्वरूप अगला जो लक्षण हमारे सामने एकात्मक की ओर इशारा करने वाला जो लक्षण आता है वो है आपात शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। पांचवी जो विशेषता आती है आपात शक्ति। आपात शक्ति। तो आपात शक्ति तो आपात शक्ति के अंतर्गत जो आपातकालीन शक्तियां हैं, इसके मामले में भी यहां पर संघीय व्यवस्था होते हुए राज्यों को प्रमुख भूमिका प्रदान नहीं करते हुए यहां पर किसको मजबूत बनाया गया है? केंद्रीय सरकारों को मजबूत बनाया गया है। यहां पर भी केंद्र को मजबूत बनाया गया है कि कई बार हमारे यहां पर आपातकालीन जो शक्तियों के मामले में चाहे संकट काल होता है या देश के ऊपर कोई समस्या आ जाती है, ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर केंद्रीय सरकारों को मजबूत बनाया गया है। जबकि संघीय सरकारों के अंदर होता क्या है कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संघीय सरकारें इस प्रकार से होती हैं कि जैसे ये हमारा संविधान है और संविधान के अंतर्गत यहाँ पे जो व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है कि जो सरकारों का जो रूप है, सरकारों के अंदर जो शक्ति विभाजन है वो दो प्रकार से देखा जा सकता है। दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक तो पाई जाती है केंद्र सरकार और दूसरी पाई जाती है राज्य सरकारें। ये दोनों सरकारें कौन सी व्यवस्था के अंदर पाई जाती है? ये संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। संघीय व्यवस्था या हम कह सकते हैं संघात्मक व्यवस्था। इनके अंदर ये व्यवस्था पाई जाती है कि चाहे संविधान भी वहां पर राज्यों के अलग हो सकते हैं, केंद्र सरकार के अलग हो सकते हैं, परंतु वहां पे दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। एक केंद्र सरकार होती है
और एक राज्य सरकार होती है। कौन सी के अंदर? संघीय व्यवस्था के अंदर। जैसे अमेरिका के अंदर तो राज्यों के अपने संविधान है, जबकि केंद्र का अपना अलग संविधान होता है। परंतु भारत के अंदर यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करते हुए सरकारें तो वो की वो दो हमारे यहाँ पर है और दो ही अमेरिका के अंदर है। परंतु यहाँ पे हमारे यहाँ पर संविधान एक है, जबकि अमेरिका के अंदर जो राज्य है उनका अपना अलग अलग संविधान होता है, केंद्र का अपना अलग संविधान होता है। वो उनके अनुसार जो अपनी जो सरकारें उनका संचालन करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर संविधान एक है पूरे देश का और राज्यों की सरकारें भी उसी संविधान के अनुसार संचालित होंगी और जो केंद्र की सरकारें भी उसी के अनुसार जो संचालित होंगी सरकारें। तो हम कह सकते हैं कि संघीय सरकार के अंतर्गत क्या है, संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। तो हम चर्चा कर रहे थे आपात स्थिति के अंदर यहाँ पर भी क्या है कि हमारे को एकात्मक लक्षण इस प्रकार से दिखाई देता है कि यहाँ पर भी क्या है, केंद्र को मजबूत बनाया गया है। मजबूत किस प्रकार से बनाया गया है? यह भी केंद्र को मजबूत बनाया गया है। किस प्रकार से किया गया है? हमारे यहाँ पर आपातकालीन या संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए हमारे संविधान के अंदर कितने अनुच्छेदों का जो विशेष तौर से वर्णन है? 352, 356 और 360। तीनों के तीनों एक केंद्र के पक्ष में है। तीन अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ये तीनों के तीनों किसके पक्ष में है? केंद्र के पक्ष में। किस प्रकार से? यदि कई बार क्या होता है कि देश के ऊपर अचानक किसी युद्ध थोप दिया गया या युद्ध हो गया किसी अन्य राष्ट्र से, या कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया या कोई संकट काल एकदम से आपत्ति आ गई देश के अंदर, ऐसी स्थिति में हमारे संविधान के अंदर व्यवस्था है कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति पूरे देश के अंदर या देश के किसी क्षेत्र के अंदर संकट काल की घोषणा कर सकता है और राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर राज्य सरकारें गौण हो जाती हैं, एक तरह से लुप्त हो जाती हैं और यहाँ पर केंद्रीय सरकारें विराजित हो जाती हैं। केंद्र जो राष्ट्रपति है उनका शासन लागू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी हमारे एकात्मक लक्षण की तरफ इशारा कर रहा है। 352, 356 और 360। तो यहाँ पर 352 के अंदर जैसे युद्ध हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, युद्ध हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए या अचानक संकट की स्थिति पैदा हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है और इसके कारण ये भी एकात्मक की ओर इशारा करने वाली व्यवस्था है। अब बात आती है 356 की। यहाँ पर भी हमारे यहाँ पे भारत के अंदर संघीय व्यवस्था होते हुए फिर भी संघीय व्यवस्था होते हुए एकात्मक की ओर इशारा करने वाली व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता है कि 356 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्यों की यदि संवैधानिक स्थिति खराब हो रही है या संविधान के अनुरूप सरकारें नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन या अनुशंसा करके क्या है यहाँ पे आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकता है और राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो इसके अंतर्गत या हमारे संविधान के अंदर जो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बात बताई गई है कि राज्य की संवैधानिक स्थिति संविधान के अनुरूप नए संचालन होने पर राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी केंद्रीय सरकार मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है और केंद्रीय सरकार जो राज्य सरकारें हैं वो गौण स्थिति के अंदर है। अब हमारी बात हम चर्चा करते हैं हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 360 की, जिसके अंतर्गत यहाँ पर भी केंद्रीय सरकारों को मजबूत बनाया गया और राज्य सरकारों को कमजोर इस प्रकार से किया गया है कि हमारे संविधान में व्यवस्था है कि यदि देश के अंदर, संपूर्ण देश के अंदर यदि कोई वित्तीय संकट है वो पैदा हो जाए या किसी क्षेत्र विशेष के अंदर वित्तीय जो समस्या पैदा हो जाए, ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय
वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहां पर जो आपात शक्ति है, अंततः निष्कर्ष तौर पे हम इसी बात पे पहुंचते हैं कि यहाँ पे राज्य सरकारों को कमजोर किया गया है और केंद्र सरकार को मजबूत स्थिति के अंदर पहुंचाया गया है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि आपात शक्ति भी केंद्र की ओर इशारा करने वाली स्थिति है। इस कारण से ये एकात्मक लक्षण की ओर संकेत दिखाई देता है, जबकि हमारे यहाँ पर संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अब हम आगे चर्चा करते हैं एकात्मक लक्षण के जो इशारा करने वाली जो व्यवस्था हमारे सामने जो निकल करके आती है हमारे संविधान के अंदर, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि सदन होना। जो राज्यसभा है उसको राज्यों का प्रतिनिधि सदन है, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा भी की थी कि हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का मतलब लोक से अर्थ निकल करके आता है जनता, और वो जनता का प्रतिनिधि सदन होता है। जबकि राज्यसभा, राज्य इसके अंदर 2 वर्ड है, राज्य और दूसरा है सभा। राज्य का अर्थ होता है राज्यों का प्रतिनिधि सदन, सभा का अर्थ होता है सदन, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन। इस प्रकार से राज्यसभा हो गया। तो केंद्र के अंदर जो यहाँ पर भी केंद्र मजबूत होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व किस सदन के द्वारा किया गया है? राज्यसभा के द्वारा। और इस प्रकार से राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, असमान शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि अमेरिका के अंदर जो दूसरा सदन है वो है सीनेट। उसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे इस टॉपिक के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।